कुल्लू में दर्दनाक हादसा, सरवरी में शेड में लगी आग, जिंदा जला बुजुर्ग। रामपुर में खाई में गिरी कार, तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर। गर्भवती महिलाओं को होम स्टे में ठहराएगा स्वास्थ्य विभाग। हिमाचल में कोल्ड वेव ने बढ़ाई ठिठुरन। जयराम सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ खोले संस्थान, बोले शिक्षा मंत्री। दो गाड़ियों के बीच जोरदार भिड़ंत। पराला फूड प्रोसेसिंग प्लांट का इस सीजन शुरुआत करने का लक्ष्य, बोले बागवानी मंत्री। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में एक चादर नुमा खोखे में भीषण आग लग गई, जिसमें 80 वर्षीय बुजुर्ग जिंदा जल गया। वहीं परिवार के 2 सदस्यों ने भागकर जान बचाई। अग्निकांड सरवरी इलाके में सोमवार तड़के हुआ। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फायरमैन ठाकुर दास ने बताया कि कुल्लू के LIC भवन के साथ बने चादर नुमा खोखे में आग लगी, जिसमें एक बुजुर्ग रहता था। उसके साथ परिवार के 2 और सदस्य रहते थे। जैसे ही आग भड़की, बुजुर्ग जीतराम को बाहर निकलने का वक्त नहीं मिल पाया, जबकि खोखे में रह रहे अन्य व्यक्तियों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायरमैन ने बताया कि आग में जलकर सारा सामान भी जलकर राख हो चुका है। करीब 1 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। आग लगने की सूचना अपनी जान बचाने वाले लोगों ने ही दी, लेकिन आग लगने के कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी शिमला के रामपुर में एक मारुति कार के खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। हादसा समरकोट शलावट रोड पर हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर लिया है। कार भी जब्त की गई है। DSP रोडू चमन लाल ने बताया कि मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है। प्रताप सिंह ने उन्हें हादसे के बारे में बताया। हादसा रविवार शाम करीब 7 बजे हुआ। प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार शाम वह अपने मौसेरे भाई सुनील, कृष्ण और ऋतिक के साथ चौनाला जा रहा था। समरकोट शलावर सड़क पर सुनील ने कार रोकी। प्रताप ने बताया कि वे तीनों कार से बाहर आ गए, लेकिन सुनील कार में ही बैठा था। इस दौरान एक और कार सड़क पर आ गई और सुनील ने कार को पास देने की कोशिश की, जिससे वह कार से नियंत्रण खो बैठा। प्रताप ने बताया कि कार खाई में गिर गई, जिससे सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते पुलिस ने मामले की प्राथमिकता दर्ज की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रोडू पहुंचाया। कांगड़ा जिला में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से आए दिन कई सड़क हादसे पेश आ रही है। ताज़ा मामला जिला कांगड़ा के देहरा में रानी ताला के सुक्का बाग का है। यहाँ तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिनकी पहचान कृष्ण कुमार, विक्रम सिंह के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण, विक्रम और मिथुन सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी के पास खड़े हुए थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार कार चालक राजीव कुमार निवासी धर्मशाला ने उनके पास खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे वह तीनों भी घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा तीनों घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों के बयान दर्ज किए। वहीं पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की पुष्टि DSP देहरा विशाल वर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में जांच करवाने के लिए अस्पतालों में आने वाले गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा होम स्टे में ठहराएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए होम स्टे में ठहराने की व्यवस्था करने की तैयारी चल रही है। होम स्टे में ठहरने के लिए इनके खाने पीने का खर्च भी स्वास्थ्य विभाग ही उठाएगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए अधिकारी प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के नजदीकी होम स्टे के संचालकों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रोजाना सैकड़ों गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए आती है। गर्भावस्था के 3 महीने और अंतिम 9वें महीने में महिलाएं बच्चा की जांच करवाने के लिए अस्पताल आती है। अस्पतालों में भीड़ के चलते कई गर्भवती महिलाओं को उस दिन उपचार नहीं मिल पाता। दूर दराज क्षेत्रों में आने के कारण महिलाओं के लिए ठहरने की दिक्कतें होती है।
ऐसे में स्वास्थ्य विभाग महिलाओं के लिए ठहरने की व्यवस्था करने जा रहा है। यही नहीं, बच्चे का जन्म होने के बाद भी महिलाएं अस्पताल जांच कराने आती है तो उस दौरान भी उन्हें यह सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के आसपास दर्जनों होम स्टे है। ये होम स्टे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार को लेकर खोले हैं। ऐसी व्यवस्था किए जाने से होम स्टे मालिकों की आय में इजाफा होगा, वहीं महिलाओं को भी सुविधा मिलेगी। उधर स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने कहा कि सरकार इस योजना पर काम कर रही है। अस्पताल में जांच करवाने के लिए आने वाली महिलाओं को होटलों में कमरा या फिर सराय में रुकना पड़ता है। कई महिलाएं अपने रिश्तेदार के पास ही ठहर लेती है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ऊंचे क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद कोल्ड वेव का अटैक बढ़ गया है। इससे 6 शहरों का पारा माइनस में चला गया। केलांग का न्यूनतम तापमान गिरकर -7 डिग्री तक गिर गया। लाहौल स्पीति का न्यूनतम तापमान -7 डिग्री, कल्पा का -3, नारकंडा का -3, कुफरी का -1 और डलहौजी का न्यूनतम तापमान -0 डिग्री तक लुढ़क गया। इसी तरह अधिकतम तापमान में भी 2 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का अधिकतम तापमान गिरकर 9 डिग्री, कल्पा का 3, केलांग का -1, मनाली का 6 डिग्री पहुंच गया। मनाली के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला सहित कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कांगड़ा के ऊंचे क्षेत्रों में ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद तापमान गिरने से 10 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। ठंड अधिक बढ़ने के बाद पानी की पाइपें जम गई। इससे लोगों के घरों में लगे नलों में पेयजल नहीं आ रहा। चंबा में 4 और लाहौल स्पीति में ऐसा 6 योजनाएं बताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा। 17 फरवरी से मौसम फिर करवट बदलेगा और प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के दोबारा आसार बन रही है। सुक्खू सरकार में सत्ता में आते ही 1 अप्रैल 2022 के बाद पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में खोले गए 300 से अधिक स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। साथ ही अन्य विभागों के संस्थान भी डिनोटिफाई किए गए। इन डिनोटिफाई किए गए संस्थानों को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गत सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ संस्थान खोले और इन संस्थानों का कितना लाभ मिला, लगभग एक आधे को छोड़ पूरा मंत्रिमंडल बाहर हो गया। आज जो संस्थान है उनमें रिक्त पद भरने की आवश्यकता है, उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। विभाग माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है और जैसे पहले भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए, हमारे जो डे बोर्डिंग स्कूल्स बनने हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, उसके विषय में भी मैं समझता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और बहुत से पद रिक्त पड़े हैं उसके बारे में भी कैबिनेट में विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अभी जो फॉर्मल एजेंडा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें शिक्षा विभाग से संबंधित है, इस पर हम निश्चित रूप से कैबिनेट में चर्चा करेंगे। सर, 1 अप्रैल 2022 के बाद जिन शिक्षण संस्थानों को डिनोटिफाई करने की बात हो रही है, क्या ये मसला भी जाएगा और क्या रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, पेश की जाएगी एक तरह से कैबिनेट में? इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट मांगी गई है और जहाँ तक मुझे बताया गया है लगभग वो रिपोर्ट तैयार भी है और हमारा प्रयास रहेगा कि गुण दोष के आधार पर जहाँ स्कूलों की आवश्यकता है वहाँ स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये कि आज के समय में विशेषकर अगर शिक्षा विभाग की बात करें, आज हमें जो ऑलरेडी आपके खुले हुए शिक्षण संस्थान हैं उनको सुदृढ़, उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और जो हमारा मैं समझता हूँ जो आपके एजुकेशन सिस्टम में प्रदेश में उसको और बेहतर हो सके, जो आपके पद रिक्त पड़े हैं वो भरे जाए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता। और गुण दोष के आधार पर जहाँ जस्टिफिकेशन बनेगी तो वो स्कूल खुले, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी। सर, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों की ओर से ये मांग उठाई गई है। विशेष तौर से टीजीटी कला संघ ने ये कहा है कि इस पॉलिसी को बनाने से पहले उनके सजेशंस भी लिए जाएं। सर, क्या कुछ ऐसा होगा? हमारी सरकार हमेशा सकारात्मक है, उनके सजेशन भी लिए जाएंगे और निश्चित रूप में जो पॉलिसी आएगी वो हमारे प्रदेश के हित में होगी, हमारे विभाग के हित में होगी और विशेषकर क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से आने वाली मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी, जनरेशन, उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इस ओर हमारी सारी जो आपकी वैकेंसीज वो फिलअप हो, ऐसी नीति बने। आपकी जहाँ पर सरप्लस स्टाफ है युक्तिकरण के माध्यम से, जहाँ पर आपका स्टाफ का अभाव है उन क्षेत्रों में भेजा जाए, ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी। सर, जो छात्र संगठन चुनाव है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय से वो नहीं हुए हैं, हालांकि ये पहले भी मुद्दा बनता रहा है। एनएसवाई ने भी डिमांड की थी कि छात्र संगठन चुनाव होने चाहिए। क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रयास करेगी या जो सिस्टम चला है उसको ही अडॉप्ट ऐसे किया है?
अभी इस बारे में कोई ऐसा विचार हुआ नहीं है। अभी तो फिलहाल जो सिस्टम बना हुआ है वही चला हुआ है और आगे भविष्य की गर्व की बातें हैं। वर्तमान में तो वही है जो सिस्टम हमारा बना हुआ ऑलरेडी। सर, जो शिक्षण संस्थान अंतिम 6 महीने में खोले गए थे, पूर्व में चर्चा भी हुई है, क्या उसको लेकर सर कोई फाइनल डिसीजन हुआ कि क्या उनको मर्ज किया जाएगा या वापस किया जाएगा? किस तरह की स्थिति इस वक्त है? इसके बारे में मैंने पहले भी कह दिया है और जहां आवश्यकता होगी, जहां पर जस्टिफिकेशन बनेगी, मात्र मैं समझता हूँ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर हम संस्थानों को खोलेंगे उससे की उदाहरण के तौर पे अगर पिछली सरकार की बात करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ इंस्टीट्यूशंस 300 से ऊपर तो हमारे एजुकेशन विभाग में खोलेंगे। इसी तरह से चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, चाहे वो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट था, रिकॉर्ड तोड़ आपके संस्थान खोलेंगे। लेकिन उसका कितना लाभ मिला, कितना नहीं मिला, लगभग एक आध को छोड़ के पूरा मंत्रिमंडल ही बाहर हो गया। तो मैं समझता हूँ जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की बात है, चाहे हमारे विभाग की बात है या अन्य विभागों की बात है, आज हिमाचल प्रदेश जो छोटा प्रदेश है, यहाँ पर जो हमारे संस्थान ऑलरेडी खुले हुए हैं उनको स्ट्रेंथन, उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अपितु मैं समझता हूँ इसका तो अंत कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले कहा, गुण दोष के आधार पे जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर आवश्यकता है, हमारे को डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, बच्चियों को प्रॉब्लम है, समस्या है इस तरह की, तो निश्चित रूप में वहाँ के विकल्प खोले जाएंगे और गुण दोष के आधार पे सारे निर्णय लिए जाएंगे। सर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में री इवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। छात्र अक्सर ये मांग करते हैं कि वहाँ हमेशा रिजल्ट घोषित करने में देरी होती है। किस प्रकार से इसे ठीक किया जाएगा? और अभी तक वहाँ वाइस चांसलर की स्थायी नियुक्ति भी नहीं हो पाई है। छात्र इसके लिए भी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं। ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई है और शीघ्र अतिशीघ्र इसके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। रोहित जी, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के विषय में विपक्ष एक बात कहता आ रहा है कि जो हमने अटल आदर्श विद्यालय खोलने थे, अधिकारी उन्हीं की जमीन बता रहे हैं और सरकार भी है वो भी सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम सब के लिए आदरणीय नेता थे, जो उनके नाम से स्कीम बनी है वो अलग स्कीम है, लेकिन सबका, चाहे वो राजीव गांधी जी के नाम से है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है, सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही मैं समझता हूँ मोटिव है कि हमारे ऐसे स्कूल्स हमारे क्षेत्रों में स्थापित किए जाए जो लेटेस्ट हमारे को, मैं समझता हूँ आज के समय में जो हमारे को बेस्ट एजुकेशन मिल सकती है अपने गवर्नमेंट सेक्टर में, उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मैं समझता हूँ अपनी फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया है और निश्चित रूप में आने वाले समय में आपको इसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या एडिशनल फैसिलिटीज जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स में दी जाएगी? क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है एचपी गवर्नमेंट शुरू करेगी? ऐसा हो सकता है आगे? जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें सोच यही है कि जो बेस्ट फैसिलिटीज है स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में हम इन स्कूल्स को विकसित करेंगे और इसके बारे में अपना अभी पूरी फिजिबिलिटी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। और जैसा आपको भी पता है, लगभग कोई 50 बीघे के आसपास इसमें मार्क किया गया कितनी कम से कम हमारे को लैंड की आवश्यकता पड़ेगी। भविष्य की मैं समझता हूँ आवश्यकताओं को देखते हुए भी लगभग 100 कनाल के आसपास, और अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अपने ऐसी जगहें जहाँ पर इतनी लैंड अवेलेबल है, तो प्रथम चरण में जैसे हमारी सोच है कि हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा एक स्कूल हो। प्रथम चरण में जहाँ पर भी हमारे को जमीन उपलब्ध होगी जो विभाग के नाम की जा चुकी है या हिमाचल सरकार के अधीन है, उनको प्राथमिकता मिलेगी। सर, जो 12,000 पद भरने की बात हो रही है, इसमें प्रायोरिटी पर कौन कौन से मसले रखे जाएंगे? इसमें हमारी पहली प्रायोरिटी ये है जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, जिसमें आपने 12,000 की संख्या की बात की, लगभग 2,000 के आसपास हमारी हायर एजुकेशन में आपके पद रिक्त पड़े हैं, लगभग कोई 10,000 के आसपास हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में पद रिक्त पड़े हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, विशेषकर अगर हम बैच वाइज अपॉइंटमेंट की बात, उसमें तो हमने लगभग 1 महीने का समय दिया है, जो प्रमोशन के माध्यम से आपकी पोस्टें फिलअप होनी है। दोनों जो आपके अलग अलग स्तर पे आपकी रिक्तियां भरी जाएगी, 1 महीने का इसमें समय दिया गया। इसके अलावा जो हमने कैबिनेट से जिन पोस्टों की सैंक्शन लेनी है वो प्रक्रिया भी प्रारंभ है। सर, एनटीटी भर्ती को लेकर अभी तक क्या कुछ सोचा गया है? किस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी, या पूर्व में जो सरकार की ओर से पॉलिसी तैयार हुई थी उसी को लेकर अभी जो पिछली पॉलिसी भी पिछली सरकार की बनी है, ये भी विचाराधीन है और इसको किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए और बच्चों के हित में किया जाए, इस ओर अभी विचार किया जाएगा। इसको भी हम शीघ्र, मैं समझता हूँ, अंतिम रूप देंगे। धन्यवाद। शिमला जिला में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से आए दिन कई सड़क हादसे पेश आ रही है। ताजा मामला राजधानी शिमला के संजौली का है। यहां 2 गाड़ियों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला के संजौली में आमने सामने से आ रही दो गाड़ियों में जोरदार भिड़ंत हो गई। बता दें दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में थी, जिस वजह से वह अपना नियंत्रण खोकर आपस में टकरा गई। हादसे में गाड़ी में सवार सभी लोगों को मामूली चोटें आई है, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों वाहन चालकों के बयान दर्ज किए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कर कोई मामला दर्ज नहीं किया है। 100 करोड़ की लागत से ठियोग में बन रहे पराला फूड प्रोसेसिंग प्लांट इस सीजन में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज सचिवालय में पत्रकारों को दिए गए बयान के दौरान कही। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अभी उन्होंने ठियोग स्थित पराला फूड प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया। उसमें थोड़ा कार्य अभी शेष है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसको जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर लक्ष्य रखा गया है कि इस सीजन में इसकी शुरुआत हो जाए। इसके साथ जल्द सड़क को चौड़ा करने हैं और जो अन्य कार्य है वह पूरे किए जाए, जिससे बागवानों को इस सीजन से ही इनकी सुविधा मिल सके। पराला का जो हमारा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है, ये काफ़ी अब इसमें जो है काम अभी थोड़ा जो बचा है उसको जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं हम इसको फंक्शन करने का। हमने टारगेट दे रखा है कि इस सीज़न में हम इसको फंक्शनल करेंगे। पर इसके साथ में दूसरे और भी जो इसके साथ सड़क की बात है, उस एरिया में सड़क को चौड़ा करना है और जो अन्य दूसरे फैसिलिटीज़ है सबको जो है हम जो है जल्द से जल्द उपलब्ध कराकर इस सीज़न में जो है एक इस जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है इस पे फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू करेंगे। JNK के साथ जो सीमा का विवाद है कोई नया नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे से ये पेंडिंग है। पिछले सरकार के समय में विधानसभा में ये मामला उठा था, वो हमने भी उठाया था इसको। तो इसके लिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है भारत जोड़ो यात्रा में जब ये श्रीनगर जा रहे थे तो जम्मू में इन्होंने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, उनसे भी मुलाकात की है और इस विषय को उठाया है। तो इसका सीमाकरण करके जो भी इसमें करने की ज़रूरत है आगे हम करने जा रहे हैं। ठीक है सर।